दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, श्याम श्याम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। और आज की इस वीडियो में हम वित्त आयोग से संबंधित सवालों को देखने वाले हैं। इसके अलावा हमारे एक दो अन्य टॉपिक भी रहने वाले हैं। ये सभी जो है छोटे छोटे टॉपिक हैं, जैसे वित्त आयोग, योजना आयोग, चुनाव आयोग, इन सभी से संबंधित हम सवालों को देखने वाले हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर इस वीडियो के पहले की वीडियोज़ आप लोगों ने नहीं देखी है तो उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। ये सभी के सभी बीपीएससी के द्वारा पीछे पूछे गए पीवाईक्यू हैं, जो 38वीं बीपीएससी से 71वीं बीपीएससी तक के पीवाईक्यू आपको मैं अवेलेबल करवा रहा हूं। तो आप सभी जो है इसका फ़ायदा उठाइएगा, इसको देखिएगा, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 4 में यहाँ से सवाल बनने की पूरी उम्मीद है। तो पिछले की वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में, अगर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जिसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, बिहार जीके, जीएस, साइंस, इन सभी की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो आप चाहे चैनल में जाके चेक कर सकते हैं, और या आप जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके जो है उन सभी को चेकआउट कर सकते हैं। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं, हम देर नहीं करेंगे। और जो है एक आध दो क्लास में जो है ये हमारी पॉलिटी भी ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद हम जो है पूरे अपने जो है क्षमता के साथ जो है बिहार जीके जीएस पर लगेंगे। जब तक आपका नोटिफिकेशन आएगा तब तक हम जो है सारी चीज़ें एक बार क्लियर कर लेंगे। तो देखिए, पहला सवाल कह रहा है कि भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कह रहा है वित्त आयोग एक सांविधिक निकाय है। देखिए, ये सांविधिक निकाय नहीं है, जो है इसका सांविधिक निकाय का मतलब क्या होता है, पहले आप ये समझ लीजिए। ऐसा कहा जाता है जिस चीज़ों का मतलब, जिन चीज़ों का स्थापना जो है संविधान के किसी अनुच्छेद के तहत हुआ है, या संविधान में जिसका उल्लेख है, वो आपका जो है संवैधानिक संस्था होता है, या संवैधानिक जो है निकाय होता है। और जिसका जो है कोई जो है किसी अनुच्छेद के तहत जिसका गठन नहीं होता, वो एक सांविधिक निकाय होता है। तो अगर हम बात करें तो ये सांविधिक निकाय नहीं है। इसका गठन जो है ये अनुच्छेद 280 के तहत प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। राष्ट्रपति एक वित्त आयोग का गठन करता है। तो ये संवैधानिक निकाय है, सांविधिक नहीं है, संवैधानिक है। ये संविधान के अंदर इसका वर्णन है और इसी के अनुसार जो है इसका गठन किया जाता है। तो पहला गलत हो गया। देखिए, कह रहा है संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग स्थापित किया गया था, तो बिल्कुल ये बात सही हो जाएगी। और इसके अलावा कहा जा रहा है कि वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें प्रकृति में केवल सलाहकारी हैं। तो इसका जो है सही जवाब कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल ये भी सही हो जाएगा। वो सलाहकारी ही हैं, अगर लागू किया जाए या ना लागू किया जाए, ये जो है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जो है डिसाइड करते हैं। देखिए, पहला वित्त आयोग 1950 में जो है स्थापित किया गया था, ऐसा कहा जा रहा है। तो पहला जो वित्त आयोग गठित हुआ था दोस्तों, वो 1950 में नहीं, 1951 में जो है गठित किया गया था। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर केवल और केवल जो है 2 और 3 सही है, इसलिए आपका जो है 2 और 3 सही हो जाएगा। देखिए, सी विकल्प में 2 और 3 दिया गया है, तो केवल 2 और 3 जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 67 बीपीएससी प्री 2022 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, संविधान का अनुच्छेद 280 प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर राष्ट्रपति द्वारा एक वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है। अतः यह एक संवैधानिक संस्था है। इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसका मुख्य कार्य संघ और राज्यों के बीच के करों के शुद्ध आगमों के वितरण के बारे में और राज्यों के बीच ऐसे आगमों के आवंटन के तरीके के संबंध में राष्ट्रपति को सिफारिश प्रस्तुत करना है। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें प्रकृति में केवल सलाहकारी होती हैं, और वित्त आयोग भारत की समेकित निधि या संचित निधि से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदानों को शासित करने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा भी करता है। यह अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। ज्ञातव्य है कि पहले वित्त आयोग का गठन केसी नियोगी की अध्यक्षता में 22 नवंबर 1951 में हुआ था। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है? दूसरे नंबर का सवाल है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था, ये अनुच्छेद 280 के तहत इसका गठन किया गया था। और ये जो है संविधान के अंदर इसका जिक्र किया गया है, इसीलिए ये एक जो है सांविधिक निकाय नहीं है, संवैधानिक निकाय है, याद रखिएगा। तो इसका ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, केंद्रीय एवं राज्यों के मध्य कर राजस्व के वितरण पर सिफारिशें देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत जो है राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन जो है किया जाता है। अगला सवाल देखिए, भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है। भारत में संघीय वित्त आयोग जो है संबंध रखता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा राज्यों एवं केंद्र के बीच जो है वित्त के बंटवारे से संबंध रखता है। तो बी विकल्प इसका जो है सही हो जाएगा। 43वीं बीपीएससी प्री 1999 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, भारत में संघीय वित्त आयोग राज्यों एवं केंद्रों के बीच वित्त से संबंध रखता है,
और वह दोनों के मध्य कर और अनुदानों के बारे में विभाजन के सिद्धांतों के बारे में सुझाव देता है। अगला सवाल देखिए, भारत में वित्त आयोग का प्राथमिक कार्य है। भारत में वित्त आयोग का प्राथमिक कार्य क्या है, ये आपको बताना है। 17वीं बीपीएससी री एग्जाम 2024 में ये सवाल पूछा गया था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, आप सभी लोग जानते हो, केंद्र और राज्यों के मध्य जो है राजस्व का बंटवारा करना इसका मुख्य कार्य है और उसी के संबंध में ये सलाह देता है। तो ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए फिर से लिखा हुआ है कि संविधान का अनुच्छेद 280 राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर या आवश्यकता अनुसार उससे पहले एक वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है। वित्त आयोग का मुख्य कार्य संघ और राज्यों के मध्य करों के शुद्ध आगमों के वितरण के बारे में तथा राज्यों के मध्य ऐसे आगमों के तत्संबंधी भाग के आवंटन के तरीके के संबंध में राष्ट्रपति को सिफारिश प्रस्तुत करना है। अगला सवाल देखिए, योजना आयोग या नीति आयोग से संबंधित है। पहले इसका नाम योजना आयोग था, अब इसका जो है नीति आयोग कर दिया गया है। देखिए योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो योजना आयोग की स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950 को हुई थी। तो इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 47वीं बीपीएससी प्री 2005 में इसका ये सवाल जो है पूछा गया था। देखिए वित्त आयोग के विपरीत योजना आयोग एक संवैधानिक संस्था थी और इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। किसका, योजना आयोग का। अगर इसको हम संविधानेतर या सांविधिक निकाय कहें तो ये बिल्कुल सही होगा। और इसका गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल के संकल्प द्वारा 15 मार्च 1950 को किया गया था। प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है। इसका मुख्य कार्य केंद्र की पंचवर्षीय योजना तथा राज्यों की वार्षिक योजनाओं के संबंध में सलाह देना था। 1 जनवरी 2015 से इसके स्थान पर जो है नीति आयोग का गठन किया गया है। मतलब पहले ये योजना आयोग था, अब जो है नीति आयोग इसका नाम बदल दिया गया है। देखिए चुनाव आयोग से संबंधित अगला सवाल है, कह रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है। तो ये कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों, तो आप सभी लोग जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। अनुच्छेद 324 के अंतर्गत जो है चुनाव आयोग का जो है स्थापना होता है। तो इसका ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 66वीं बीपीएससी प्री 2020 में ये सवाल पूछा गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत संसद व राज्य विधानमंडलों तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के निर्वाचनों के लिए जो है निर्वाचक नामावली तैयार कराने तथा इन निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करने के लिए निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। अगला सवाल देखिए, व्यवस्थापिका के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए होने वाले विशेष चुनाव को क्या कहते हैं। व्यवस्थापिका के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए होने वाले जो है चुनाव को, विशेष चुनाव को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपचुनाव होता है। जैसे कोई सीट खाली रहेगी, मान लीजिए कोई विधायक था वो सांसद ही लड़ गया और सांसद बन गया, तो जो विधायक का सीट जो है खाली रहेगी उसको भरने के लिए जो चुनाव होंगे वो उपचुनाव कहलाते हैं। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 65वीं बीपीएससी री एग्जाम प्री 2020 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए व्यवस्थापिका के किसी निर्वाचित सदस्य के निधन, इस्तीफे, हटाए जाने के कारण हुए रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए होने वाले विशेष चुनाव को बाई इलेक्शन या उपचुनाव कहते हैं। अगला सवाल देखिए, केंद्र और राज्यों की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी और ये कब की गई थी ये आपको बताना है। तो ये बात है 61वें संविधान संशोधन 1989 से जो है ऐसा किया गया था। 21 वर्ष की आयु को हटाकर जो है 18 वर्ष की आयु कर दिया गया था मताधिकार के लिए। तो ये आपका सी विकल्प जो है सही हो जाएगा। 48वीं से 52वीं बीपीएससी प्री 2008 में ये सवाल पूछा गया है। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष किया गया था, जो कि 28 मार्च 1989 से प्रभावी हुआ। नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग नवंबर 1989 में संपन्न 9वीं लोकसभा के आम चुनाव में किया गया था। अगला सवाल देखिए, चौथा नंबर का सवाल है कि आम चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो आप सभी लोगों को मैंने बताया अभी 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। तो ये आपका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो सी विकल्प सही हो जाएगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ जो है वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। देखिए अगला सवाल है कि भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी। ये बात भी चल रही है वन नेशन वन इलेक्शन की। तो अगर ये जो है लागू किया जाता है तो कौन से अनुच्छेद में जो है
इनको जो है फेरबदल करना पड़ेगा, ये आपको बताना है। तो इसका देखिए, इसमें एक अनुच्छेद नहीं कई सारे अनुच्छेद होंगे, जैसे कि मैं एक्सप्लेनेशन के माध्यम से आपको बताता हूँ। 67 बीपीएससी प्री एग्जाम 2022 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, यदि भारत में एक राष्ट्र या एक वन नेशन वन इलेक्शन की व्यवस्था लागू की जाती है, तो ऐसी स्थिति में सभी विधानसभाओं और के कार्यकाल को लोकसभा के कार्यकाल के समरूप जो है करने की आवश्यकता होगी। मतलब कि किसी में 1 साल पहले ही हो रहा है तो उसको जो है लोकसभा जब तक खत्म नहीं होती वहाँ तक बढ़ाया जाएगा, और ऐसी स्थिति में राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को तदनुसार बढ़ाना या घटाना होगा। लोकसभा के वर्तमान कार्यकाल को भी उसी के अनुरूप समायोजित करना होगा। साथ ही यह व्यवस्था लागू हो जाने के बाद आगे भी लोकसभा या राज्यसभा के विधानसभाओं के समय पूर्व भंग या विघटित होने की स्थिति के संदर्भ में तदनुरूप प्रावधान करने होंगे। अतः ऐसी व्यवस्था के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि, इसमें बदलाव होगा। अनुच्छेद 85 में बदलाव होगा, अनुच्छेद 172 में बदलाव होगा, अनुच्छेद 174 में भी बदलाव होगा। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? 83, 172। इसके अलावा देखिए यहाँ पर 356 में भी जो है राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दिशा में जो है उपबंध भी राज्यों के राष्ट्रपति शासन से संबंधित प्रावधान 356 में दिए गए हैं, तो इसमें भी बदलाव होगा। तो यहाँ पर जो है कई सारे जो है अनुच्छेद में जो है बदलाव करने पड़ेंगे। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? अब आप ऑप्शन देखेंगे एक बार तो कन्फर्म हो जाएगा। देखिए 83 भी हो गया, और इसके अलावा अगर हम बात करें 172 हो गया, 174 हो गया और 356 हो गया। तो ये आपका तीनों यहाँ पर सही है, तो इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही जवाब हो जाएगा ए विकल्प। मैंने क्यों दिखाया? ताकि आपको जो है समझ में आ जाए। अब देखिए, एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति का गठन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 2 सितंबर 2023 को किया गया था, जिसने अपनी रिपोर्ट जो है 14 मार्च 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी है, और उम्मीद है कि जल्दी ही ये चीज़ें जो है लागू हो जाएंगी। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है, ये आपको बताना है। तो ये कौन सा जो संस्था है ये इनको दर्जा देती है? तो ये आपका हो जाएगा चुनाव आयोग। ठीक है, चुनाव आयोग हो जाएगा। आसान सा सवाल था, इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 44वीं बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, भारत में विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार चुनाव आयोग को है। इसके लिए वह कुछ मानदंड घोषित करता है। अगला सवाल देखिए, भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का जो संस्करण है ये कौन सा है, ये आपको बताना है। तो इसका संस्करण कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा M3 संस्करण है इसका, याद रखिएगा M3। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 65वीं बीपीएससी प्री 2019 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, निर्वाचन की समस्त प्रक्रिया और तंत्र का अधीक्षण करने के लिए संविधान द्वारा निर्वाचन आयोग के नाम से एक स्वतंत्र निकाय की स्थापना का उपबंध अनुच्छेद 324 के अंतर्गत किया गया है, और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के उपयोग ने निर्वाचन प्रणाली को पारदर्शी, सरल और सहज बना दिया है। पारदर्शी व्यवस्था की आधिकारिक पुष्टि के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट रोल, जिसको हम वीवीपैट कहते हैं, इसका प्रयोग हो रहा है। वर्तमान समय में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का M3 संस्करण निर्वाचन आयोग द्वारा प्रयोग किया जा रहा है। अतः सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारत में किसी दल को राष्ट्रीय दल बनने हेतु पूर्व चुनाव में कम से कम कितना प्रतिशत वोट प्राप्त करना होता है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? देखिए, अब इसमें कई सारे जो है कैटेगरीज आती हैं। जैसे जो राजनीतिक दल बनना चाहता है राष्ट्रीय दल, उस राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए गए प्रत्याशियों को किन्हीं 4 या अधिक राज्यों में लोकसभा के पिछले आम चुनाव में उन राज्यों की विधानसभा के पिछले आम चुनाव में पड़े कुल वैध मतों का, मतलब जितने वैलिड वोट हैं उनमें से जो है कम से कम 6% मत जो है या वोट जो है इनको मिला हो, और साथ ही कम से कम 4 लोकसभा सीटें जो है इनको प्राप्त हों। तो ये कैसे हो जाएंगे? तो ये राष्ट्रीय जो है पार्टी का दर्जा इनको मिल जाएगा। या उस दल को लोकसभा के पिछले आम चुनाव में लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का कम से कम 2% सीटें प्राप्त हों। इसमें प्रत्येक आधे से अधिक जो है भिन्न को एक गिना जाएगा। मतलब कम से कम जो है इनको 2% सीट जो है इनको चाहिए ही चाहिए, उसके बाद जो है ये राष्ट्रीय दल बन पाएंगे। या कम से कम जो है 3 राज्यों में ये चुने गए हों। ठीक है, 3 राज्यों से चुनकर आए हों। और एक ऑप्शन और है कि उस दल में को जो है कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त हो। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप कम से कम जो है 4 राज्यों में आपको स्टेट जो है लेवल का जो है पार्टी कम से कम दर्जा उसका प्राप्त हो, उसके बाद जो है आप यहाँ पर बन जाएंगे। तो देखिए, 4 या इससे अधिक राज्यों में वैध वोट का 10%, या 4 या इससे अधिक राज्यों में वैध वोट का जो है 4%, या 2 राज्यों में वैध वोट का 15%, या आधे से ज़्यादा राज्यों में वैध वोट का जो है 6%। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा
उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही जवाब हो जाएगा। कौन सा जवाब सही हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। मैं आपको एक्सप्लेनेशन दिखा देता हूँ, वैसे तो मैंने आपको बता दिया है। देखिए, 66वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2020 का ये सवाल है। और निर्वाचन प्रतीक आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 यथा संशोधित के अनुसार किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में निर्वाचन आयोग द्वारा तभी स्वीकृति प्रदान की जाती है जबकि निम्नलिखित 3 शर्तों में से कोई एक पूरी होती है। कैसे? उस राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए गए प्रत्याशियों को किन्हीं 4 या अधिक राज्यों में लोकसभा के पिछले आम चुनाव या उन राज्यों की विधानसभा के पिछले आम चुनाव में पड़े कुल वैध मतों का कम से कम जो है 6% मत। देखिए, यहाँ पर एक ऑप्शन होगा राज्यों में। देखिए कहाँ पर लिखा है? 4 राज्यों में कम से कम। देखिए कहाँ पर लिखा गया? जिन्हें 4 से अधिक राज्यों में। तो यहाँ पर एक है कि जो है 4 या इससे अधिक राज्यों में वैध वोट का लेकिन 6% होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है गलत हो जाएगा, कोई भी ऑप्शन जो है सही नहीं होगा। इसके अलावा उस दल को लोकसभा के पिछले आम चुनाव में लोकसभा की कुल सदस्य संख्या की कम से कम 2% सीटें प्राप्त हों, ये भी आपका हो सकता है। और तीसरा जो आपसे कहा जा रहा है कि उस दल को कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल का मान्यता जो है प्राप्त हो। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा कौन सा? दल बदल विरोधी कानून से। दल बदल विरोधी कानून से इसका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, 41वीं बीपीएससी प्री 1996 में ये सवाल पूछा गया था। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल विरोधी कानून से है। इसे 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया। अगला सवाल देखिए, आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी कैसी पार्टी है? तो देखिए ये देखिए, एक जो है राज्य पार्टी भी है और राष्ट्रीय पार्टी भी है, तो ये आपका दोनों सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही जवाब हो जाएगा। 65वीं बीपीएससी में ये सवाल जो है पूछा गया था। आम आदमी पार्टी जो है एक राष्ट्रीय पार्टी है और दिसंबर 2022 में घोषित गुजरात विधानसभा चुनाव के परिणामों के आधार पर आम आदमी पार्टी ने 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल की अर्हता प्राप्त करने देने के आधार पर राष्ट्रीय दल की मान्यता हेतु दावा किया था तथा इस संदर्भ में निर्वाचन आयोग द्वारा अप्रैल 2023 में जारी सूचना के तहत अब इसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया गया है। देखिए यहाँ पर ये विकल्प लिखा है, लेकिन यहाँ पर जो है राष्ट्रीय पार्टी है, तो आप ये भी सही कर सकते हैं। बी विकल्प ही इसका सही हो सकता है, याद रखिएगा, क्योंकि ये 2019 का सवाल है इसीलिए थोड़ा गलत है। अगला सवाल देखिए, उस राजनीतिक दल का नाम बताइए जो मिली जुली केंद्रीय सरकार का हिस्सा नहीं है लेकिन जिसका सदस्य 13वीं लोकसभा का स्पीकर चुना गया है। तो ये जो है बहुत पुराना सवाल है 1999 का, तो ये हम जो है स्किप कर देते हैं। अगला सवाल देखिए, भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। इसके अलावा आपसे कहा जा रहा है कि राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है, तो ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा। और ऊपर वाला भी सही है। नीचे वाला कह रहा है, तीसरे नंबर का पॉइंट कह रहा है आपसे कि राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल वह है जिसे 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। चौथा आपसे कहा जा रहा है कि 1999 के आम चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय और 48 राज्य स्तरीय दल हैं, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए और डी विकल्प सही हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये आपका सभी जो है सही हैं, तो डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में राजनीतिक दलों के पंजीकरण और पंजीकरण के नियमों की व्यवस्था की गई है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है। निर्वाचन प्रतीक, आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 जो है के अनुसार वह दल राष्ट्रीय दल होता है जो कम से कम 4 राज्यों में 6% मत प्राप्त करता है या किसी राज्य या राज्यों से लोकसभा में 4 सीटें जीतता है। वह लोकसभा में 3 विभिन्न राज्यों से 2% सीटें प्राप्त करता है। 1999 के 13वीं लोकसभा चुनाव में 6 राष्ट्रीय और 48 राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त दलों ने हिस्सा लिया था। वर्तमान में 6 राष्ट्रीय दल हैं: आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनल पीपल्स पार्टी, ये सभी जो है आपके राष्ट्रीय दल हैं। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि सूचीबद्ध राजनीतिक दलों को सूची 2 से उनको ये स्थापना वर्ष के अनुसार जो है मिलाना है, ये आपको बताना है। तो चलिए मिला देते हैं। देखिए, कहा जा रहा है कि जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, तो 1925 की बात है। सीपी जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इसको कहते हैं, सीपीआई, तो इसका जो है गठन हुआ था 1925 में, तो पहले का 3 हो जाएगा। और अगर हम देखें दो हमारी जो है कम्युनिस्ट पार्टी, एक तो मार्क्सवादी है और एक जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो है ये कब हुई थी, ये आपको बताना है। तो थोड़ा सा जो है यहाँ पर मिलान में गलती हुई है, मैं फिर से मिलाता हूँ। देखिए, जो आपकी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है मार्क्सवादी, इसका जो गठन हुआ था ये 1964 में हुआ था और कम्युनिस्ट पार्टी का गठन जो है 1925 में हुआ था। तो पहले का 1 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा,
फिर बहुजन समाज पार्टी की स्थापना जो है 1984 में हुई थी, और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ठीक है, इसकी स्थापना जो हुई थी 1998 में हुई थी। तो 1 3 4 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। 1 3 4 2 देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो देखते हैं कौन से विकल्प में ये दिया हुआ है। देखिए 1 3 4 2 जो है बी विकल्प में दिया हुआ है, तो बी विकल्प इसका सही हो जाएगा। याद रखिएगा बी विकल्प। 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में ये सवाल जो है आपसे पूछा गया था। देखिए सूची में उल्लिखित राजनीतिक दलों की उनकी स्थापना के वर्ष के साथ सही सम्मेलन इस प्रकार है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी 1964, इसके अलावा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925 में, और बहुजन समाज पार्टी 1984 में, और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस या टीएमसी जिसको हम बोलते हैं 1998 में इसका जो है गठन हुआ था। अगला सवाल देखिए संविधान संशोधन से संबंधित है। पहला सवाल कह रहा है कि संवैधानिक प्रावधान के संशोधन का प्रावधान किस में दिया गया है। मतलब संविधान में संशोधन करने का प्रावधान जो है ये किस में दिया गया है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद जो है ये आपका भाग जो है 20 और अनुच्छेद 368 में, भाग 20 और अनुच्छेद 368 में सी विकल्प जो है सही हो जाएगा। बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2018 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया को परिभाषित करने के लिए भारत सरकार के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में 3 प्रकार के संशोधन प्रदान किए गए हैं। साधारण बहुमत द्वारा, संसद के विशेष बहुमत से, और संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुमोदन से। अगला सवाल देखिए एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए, ये आपको बताना है। तो कैसा बहुमत चाहिए, तो इसका जो ही सही जवाब हो जाएगा साधारण बहुमत चाहिए। ठीक है, साधारण बहुमत चाहिए। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। बीपीएससी प्री 2016 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए नए राज्यों के निर्माण के लिए संशोधन हेतु अनुच्छेद 368 के तहत विशेष प्रक्रिया अपनाई नहीं जाती है। संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है तथा संविधान के अनुच्छेद 4(2) के अनुसार इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझी जाती है। अगला सवाल देखिए किस संविधान संशोधन से दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का नाम दिया गया। ठीक है, ये आपको बताना है कि कौन से संविधान संशोधनों से या संशोधन से दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का नाम दिया गया था। तो ये आपका था कौन सा 69वां संविधान संशोधन। 69वां संविधान संशोधन बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2005 में ये सवाल पूछा गया था। 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा जोड़े गए नए अनुच्छेद 239 का और मतलब AA के तहत दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीटी का नाम दिया गया और इसके प्रशासक को उपराज्यपाल कहा गया। साथ ही दिल्ली एनसीटी के लिए एक विधानसभा और उसके प्रति उत्तरदायी मंत्रिपरिषद की स्थापना का भी प्रावधान किया गया था। अगला सवाल देखिए भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है, तो कहाँ पर लाया जा सकता है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में, कहीं भी आप ला सकते हैं। तो सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 38वीं बीपीएससी में ये सवाल जो है पूछा गया था 1992 और 93 में। देखिए भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक संसद के किसी भी सदन या लोकसभा या राज्यसभा में लाया जा सकेगा। संविधान संशोधन की शक्ति और उसके प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद जो है 368 में वर्णित है। अगला सवाल देखिए भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया, मतलब पहली बार जो है भारतीय संविधान में संशोधन कब किया गया था ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा 1951। ठीक है, 1951 में सबसे पहले जो है संविधान में संशोधन किया गया। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक 1951 में लाया गया और इस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 15(1), 19(1), 6, 19(2), 85, 87, 174, 76, 341, 42, 372, 376 में संशोधन करके जो है 2 नए अनुच्छेद 31 का और 31 खा और 9वीं अनुसूची संविधान में जो है जोड़ी गई थी। अगला सवाल देखिए निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को जो है लघु संविधान भी कहा जाता है। अब लघु संविधान क्यों कहते हैं दोस्तों, क्योंकि इसमें जो है इतने सारे बदलाव कर दिए गए थे कि इसको जो है एक मिनी संविधान या लघु संविधान का नाम दे दिया गया। तो ये आपका 42वां संविधान संशोधन था, याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 1976 में हुए 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारत संविधान के बहुत सारे मौलिक प्रावधानों को बदलने की कोशिश की गई, इसलिए इसे लघु संविधान की संज्ञा दी गई। 42वें संविधान संशोधन का मुख्य उद्देश्य उच्चतम न्यायालय द्वारा 1973 में केशवानंद भारती मामले में दिए गए निर्णय से उत्पन्न कठिनाई को दूर करना था, जिसमें संसद की संविधान संशोधन की शक्ति को इस मामले में निर्णित संविधान के आधारभूत ढांचे का संशोधन करने से रोका गया था और इन्होंने जो है आधारभूत ढांचा ही बदल दिया। अगला सवाल देखिए भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा कहा जा रहा है
इसके अलावा कहा जा रहा है कि इसने संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े, तो ये बिल्कुल जो है गलत हो जाएगा। इसमें जो है 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, याद रखिएगा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, तो ये आपका सही हो गया, ये आपका गलत हो गया। कह रहा है इसने नए निर्देशक सिद्धांत जोड़े, यानी अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 43A और अनुच्छेद जो है 47, तो क्या ये सही है? तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। और इसके द्वारा राष्ट्रपति को चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधानमंडलों के सदस्यों को आयोग घोषित करने का अधिकार प्रदान किया गया, तो ये आपका सही है। अब देखिए यहाँ पर पूछ क्या रहा है, उपयुक्त में से कौन कौन से गलत हैं। तो अभी हमने देखा कि 2 और 3 जो है ये आपके गलत हैं, तो यही आपका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 69वीं बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया था। देखिए इसमें धर्मनिरपेक्षता, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, अखंडता और समाजवादी शब्द जोड़े गए, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, 3 नए निर्देशक सिद्धांत जोड़े गए, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, उद्योगों के प्रबंध के कर्मकारों का भाग लेना और पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन, वन्य तथा वन्यजीवों की रक्षा, अनुच्छेद 48A में इसके द्वारा अनुच्छेद 192 को प्रतिस्थापित कर राष्ट्रपति को चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य जो है विधानमंडलों और विधानसभाओं के सदस्यों को आयोग घोषित करने का अधिकार प्रदान किया गया, परंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा यह अधिकार पुनः राज्यपाल को दे दिया गया। इस प्रकार प्रश्नगत कथनों में से जो है 1 और 4 सही हैं, 2 और 3 जो है ये आपका गलत हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किन मुकदमों में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था? तो ये पहले भी मैं आपको करवा चुका हूँ, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, तो ये बी विकल्प इसका जो है सही हो जाएगा। 69वीं बीपीएससी 2023 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए निम्नलिखित में से भारत में किस संविधान संशोधन ने एक राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या निर्धारित की? तो ये किसने किया था, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? 91वें संवैधानिक संशोधन ने, ठीक है, ये आपका ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 70वीं बीपीएससी एग्जाम पर 2024 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए 91वें संविधान संशोधन नियम 2003 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 164 में जोड़े गए खंड 1 के तहत यह उपबंधित है, किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, परंतु किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित, तो इसमें जो है किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित जो है जो मंत्रियों की संख्या है, यहाँ पर यात्री लिख दिया गया है, लेकिन यात्री नहीं होगा, जो मंत्रियों की संख्या होगी वो 12 से जो है कम नहीं होगी। अगला सवाल देखिए, मंत्रिपरिषद की संख्या को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या का 15% तय किया गया, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो अभी थोड़ी देर पहले ही आपने ऊपर देखा कि इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 91वां संविधान संशोधन, जो 91 नंबर का संविधान संशोधन था, इसके तहत ये जो है फिक्स किया गया था। तो सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 17वीं बीपीएससी प्री 2024 में ये सवाल जो है आपसे पूछा गया था। अगला सवाल देखिए, संविधान के किस संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित 2 सीटों को समाप्त कर दिया गया? तो ये राष्ट्रपति जो है मनोनीत करता था इसको, लेकिन अब ये जो है समाप्त कर दिया गया है, और ये हुआ था जो है 104वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, 104वें संविधान संशोधन 2020 के द्वारा इसको जो है समाप्त कर दिया गया। तो इसका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। तो आज के सेशन में दोस्तों इतने ही सवाल थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन पसंद आया होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।